जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेस्टेटिक पर। दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी के उन सभी बचे हुए क्वेश्चनों को जिसे हम पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाए थे, उसे हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। और एक पेट के लिहाजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है एकल संक्रमण पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति, तीसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद का अस्थायी सदन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन करने का आशय ये है कि ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। जो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है और निष्कासित किया जाता है। उसके बाद जो अगले सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ये इसके जो संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की हम बात करते हैं, जो अस्थायी सदन है, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के तहत रखा गया है। इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो जाती है और वर्तमान में 245 है। 238 का चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि इसे उच्च सदन कहा जाता है अथवा शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुने जाने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। और इसी को यूएसए में, राज्यसभा को यूएसए में हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, हाउस ऑफ सेंट्रल सीनेट कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है 552 होती है और इस वर्तमान में 545 का होगा। पहले लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन, इस समय ये 550 हो गया है। क्योंकि पहले जो 2 लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का, वर्तमान में उसे समाप्त कर दिया गया है। ये एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। ये प्रत्यक्ष, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा। ये में जो इसके सदस्यों को चुने जाने के लिए मिनिमम एज है आप 25 वर्ष होने चाहिए। और इसे जो है यूनाइटेड किंगडम में जो लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। और जो यूएसए में है इसे कहा जाता है लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लोकसभा का जो आर्टिकल है, लोकसभा का आर्टिकल भारतीय संविधान में 21 में वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का विषय, जो इसमें धन विधेयक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल बता देते हैं आपको। जैसे धन विधेयक के विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक के विशेष प्रावधान आर्टिकल
109 इसका देखिए, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के पुनर्विचार से प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा नहीं भेजा जाता है। दूसरी बात है, इसे राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किए गए धन विधेयक को जो है राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, यानी 14 दिन बाद अगर राज्यसभा उसे धन विधेयक को पास नहीं करती है अथवा लौटाती नहीं तो विधेयक पास मान लिया जाता है कि ये विधेयक पास हो गया है। धन विधेयक की परिभाषा जो है, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 के तहत की गई है कि धन विधेयक की उसमें परिभाषा है। और आर्टिकल 111 जो है वो राष्ट्रपति का वीटो पावर है। कोई विधेयक को राष्ट्रपति पास करेगा या नहीं करेगा ये उसके पास पावर है। आर्टिकल 112 जो है उसमें कहा गया है वित्तीय विवरण, यानी जिस बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन उसके जगह पर वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेते हैं कि विधेयक के प्रकार। विधेयक जैसे संशोधन विधेयक आया 368 के तहत, 368 के तहत कोई संशोधन विधेयक इसी के तहत किया जाता है। इसके लिए भी कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो होता है आर्टिकल 107 के तहत होता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन हो जाता है, इसे राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और आर्टिकल 110 आ जाएगा तो ये धन विधेयक हो जाएगा, इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, इसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय किया जाता है कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पुनर्मत से पेश किया जाता है, इसीलिए इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। और एक होता है वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक होता है वो आर्टिकल 117 के तहत होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। जो राज्यपाल का चुनाव मतलब पद है आर्टिकल 153 के तहत, आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के वर्णन किया गया है। जो राज्यपाल का पद है हमारे देश में कनाडा से लिया गया है। इसमें कहा गया आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या एक राज्यपाल दो राज्यों का भी हो सकता है। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका, यानी जो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है, लेकिन औपचारिक जो होता है वो गवर्नर होता है। आर्टिकल 155 में कहा गया है, ये राज्यपाल से रिलेटेड हम सभी आर्टिकल देखे हैं। आर्टिकल 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो सलाह देता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल, आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है, तो इसी में कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 157 में कहा गया है, आर्टिकल 157 में कहा गया है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। योग्यता, पहली बात तो 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। दूसरी बात ये है कि वो भारतीय नागरिक हो। आर्टिकल 158 में कहा गया है शर्त, इससे रिलेटेड कुछ शर्त हैं। आर्टिकल 158 में उसका जिक्र किया गया है, कहा गया कि जिस राज्य का वो राज्यपाल बनेगा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, या तो पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 159 कहा गया है, आर्टिकल 159 जो राज्यपाल की शपथ से रिलेटेड है। राज्यपाल का शपथ, क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। आर्टिकल 100 यहाँ आ गया। आर्टिकल 161 है क्षमादान। क्षमादान जो होता है राज्य गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर सज़ा माफ़ कर सकते हैं। जो राज्यपाल होते हैं राज्य गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर सज़ा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा तथा सैन्य न्यायालय की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 161 में कहा गया है, आर्टिकल 161 में कहा गया है कि राज्यपाल सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, लेकिन कौन सी सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं? फांसी की सज़ा, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा, ये सभी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है स्टेट यूनिवर्सिटी के जो राज्यपाल होते हैं कुलपति होते हैं, याद रखिएगा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी उसके कुलपति जो होते हैं राज्यपाल होते हैं। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राज्यपाल से रिलेटेड है, आप यार लोग याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल महोदय द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसमें कहा गया, जैसे आर्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा और विशेष आर्टिकल 162 में कहा गया है, राज्यपाल के पावर से रिलेटेड है कि शक्ति का विस्तार जो होता है, राज्य में शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 के तहत कहा गया है मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल के द्वारा होता है। उसी मंत्रिपरिषद में जो है 163 के तहत सीएम का नियुक्त राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 में कहा गया है अन्य मंत्री जैसे विधानसभा के कुल सदस्यों का जो होता है 15% मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो आर्टिकल 163 है वो सीएम को नियुक्त करने के लिए है, राज्यपाल की सलाह पर। और उस आर्टिकल 164 में कहा गया है, आर्टिकल 164 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप दिल्ली में 10% मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 165 के तहत कहा गया कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, आर्टिकल 165 के तहत कहा गया है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 राज्य। उन 6 राज्यों को हम लोग देख लेते हैं जिनमें विधान परिषद है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना और छठा है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 6 राज्यों में जो विधान परिषद है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं आता है? राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा है। तो जो राज्य सूची में है मत्स्य भी आता है, मत्स्य कृषि के तहत आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। शिक्षा भी आ जाता है, लेकिन ये बीमा जो है राज्य सूची के विषय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो देख लेते, पुलिस राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, अर्थात ये राज्य सूची के विषय में नहीं आता है और ये संघ सूची के विषय में आता है, जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक पदासीन रह सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र तक वो पदासीन रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना या कोई नहीं? तो पंचायती राज का मेन उद्देश्य ही था कि गांव में शक्तियों का विभाजन करना, ये पंचायती राज का मेन उद्देश्य था। जो पंचायती राज से पूछता है कि डीपीएस में पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल तो 40 हो जाएगा। ऐसे 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। ऐसे मान्यता मिली थी 24 अप्रैल को, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में गठन हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में गठन हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? पहला का एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट है
एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किस समिति ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने। अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय पंचायत समिति के गठन किए थे, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का गठन किया था। इसी के तहत राजस्थान में प्रथम पंचायती राज का जो लागू करने वाला राजस्थान का नागौर जिला था, इसे 2 अक्टूबर 1959 में ही लागू कर दिया गया था। और जो अशोक मेहता समिति है इसकी गठन 1977 में हुआ था। इस समय जो अपन भारत के राष्ट्रपति थे मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी। जो पंचायती राज है इसमें टोटल 29 विषय आते हैं, याद रखिएगा। पंचायती राज में ग्राम पंचायत में 29 विषय आते हैं। जो नगर पालिकाएँ होती हैं उसमें टोटल 18 विषय आते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। हम आपको कुछ विशेष आर्टिकल बता देते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। भाग 6 याद रखिए। पहला देख लेते हैं 152 राज्य का चर्चा किया गया है। 153 में राज्यपाल की बात की गई है, राज्यपाल के पद का। 161 में राज्यपाल के क्षमादान की बात की गई है। 163 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 164 में मंत्री की बात की गई है, अन्य मंत्रियों की। 165 में अटॉर्नी जनरल यानी महाधिवक्ता की बात की गई है। 168 में विधानमंडल की बात की गई है। 169 में विधान परिषद का सृजन की बात की गई, कैसे विधान परिषद का सृजन होगा। 170 में विधानसभा की बात की गई है। 171 में विधान परिषद की बात की गई है। 178 है जो अध्यक्ष की बात की गई है। 182 है जो सभापति की बात की गई है। आर्टिकल 202 बजट से रिलेटेड है। आर्टिकल 213 काफ़ी इम्पोर्टेंट। आर्टिकल जो 213 है वो अध्यादेश से रिलेटेड है। अध्यादेश किसका? राज्यपाल के द्वारा निकाला गया अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा निकाला गया अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 215 में अभिलेखों की बात की गई है। आर्टिकल 226 ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 226 जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट निकालती है। सेम उसी प्रकार से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालती है। एक पॉइंट और कहा गया कि किस मामले में, क्वेश्चन पूछता है किस मामले में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर रखता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर रखता है। चूँकि जानते हैं हाई कोर्ट है ये मूल अधिकार के अलावा भी सभी मामले सुन सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है केवल आर्टिकल 32 के तहत केवल जो फंडामेंटल राइट्स के हैं मामले उन्हीं को सुन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के कौन सा भाग कैसे है। जैसे भाग 1 है नागरिकता से, भाग 1 है, बात करेगा भाग 1 में। जो भाग 1 है उसमें कहा गया द यूनियन ऑन इट्स टेरिटरी, भारत तथा उसके संघों की बात की गई है। भाग 2 में है, भाग 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है। याद रखिए भाग 2 जो सिटीजनशिप है 5 से 11 है, 1 से 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट से है 12 से 35 तक, और भाग 4 जो है DPSP है 36 से 51 तक, और उसी में मौलिक कर्तव्य भी आते हैं 51 की क के तहत। और उसके बाद आ जाता है भाग 5। भाग 5 में कहा गया है केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 5 के बाद आता है भाग 6 जो राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, और उसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 है खंड बी के राज्य, जो वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 8। भाग 8 में कहा गया यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। अब भाग 9 में पंचायत से जो पंचायत की इशू उसको शामिल किया गया है। भाग 9 का ख नगर पालिका से रिलेटेड है, याद रखिएगा।
भाग 10 है अनुसूचित क्षेत्र का एवं जनजातियों का। भाग 11 है केंद्र राज्य संबंध। और भाग 12 की बात की जाए तो केंद्र राज्य संबंध के बाद आता है भाग 12। भाग 12 वित्त संपत्ति या संविदा से संबंधित। उसके बाद आता है भाग 13 भारत में व्यापार एवं वाणिज्य। उसके बाद आता है भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन, जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही उसके जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होता है, उसके रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, राज्यसभा ही उससे रिलेट करती है। आर्टिकल 315 के तहत कहा गया संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट याद रखिए, जो भाग 12 में हमने वित्त एवं संपत्ति बताया, उससे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 266 है, उसमें कहा गया है कॉन्सोलिएट फंड यानी संचित निधि में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 267 है आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड। आर्टिकल 280 के तहत कहा गया है वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमेटी का गठन, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है भाग 14 का क्या आ जाता है ट्रिब्यूनल की स्थापना। उसके बाद आ जाता है भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 तक। इसमें जो है चुनाव आयोग की बात की गई है, तो आर्टिकल 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग अथवा चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है। उसके बाद जो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है, याद रखिए। लेकिन पंचायत नगर पालिकाओं का चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इनके सदस्यों की बात की जाए तो इनके सदस्यों के कुल होते हैं 3 सदस्य, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है 14 हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 16 पार्ट 16, जिसमें कहा गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष आरक्षण है। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल 338। उसमें कहा गया है जो SC आयोग के गठन की बात की है। SC आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद जो इसके अध्यक्ष होते हैं मंत्री के पद का वरीयता रखते हैं। ऐसे में कहा गया आर्टिकल 338 ST आयोग के गठन की बात की गई है। उसके बाद इसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 340 OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग की गठन की बात की गई है। भाग 17 है राजभाषा से रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 352, याद रखिए 343 से 352 है जो राजभाषा जो होते हैं पेपर वर्क, ऑफिशियल वर्क होता है। तो राजभाषा जो हिंदी या इंग्लिश भारत के दोनों भी आ सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा राज्य भाषा हो जाती है स्टेट की फेमस लैंग्वेज। हालांकि भारत की कोई भी किसी भी स्टेट की जो फेमस लैंग्वेज होती है उसे राजभाषा कहते हैं, जैसे गुजराती, मराठी, ये सब स्टेट लैंग्वेज में जाती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की प्रसिद्ध लैंग्वेज, लेकिन इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा किसी छोटे विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है जो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। कुछ पूछ लेगा पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष VG खेर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। भाग 18 में कहा गया आपातकाल, इमरजेंसी की बात की, आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है, आर्टिकल 352 से 360। भाग 19 की बात किया गया, जो मिसलिनियस होते पॉइंट उसको भाग 19 में रखा गया है। अब भाग 20 में संशोधन से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 के तहत ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था संशोधन की प्रक्रिया। और इसमें इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बताते चलते हैं। देख लेते हैं विशेष जो संविधान संशोधन हुआ, जो कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। ये क्या था, 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से थी। उसके बाद देख लेते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था
1956 में हुआ था। जो भाषा राज्य से मान्यता था, जो फजल अली आयोग की स्थापना, इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। इसमें क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, इसके तहत पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जो लोकसभा में SC/ST के रिजर्वेशन को 10 साल बढ़ा दिया गया था। 18वां जो संविधान संशोधन था शाह आयोग था, इसके तहत जो है पेप्सू का गठन हुआ था। जैसे पेप्सू मैंने पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, पेप्सू के तहत कैसे, पेप्सू का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि पेप्सू का फुल फॉर्म तो जो पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। इसके तो पंजाबी बोलने वाले को पंजाब बना दिया गया था, हिंदी बोलने वाले को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो हिमालय से रिलेटेड भाग थे उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और इसमें एक यूटी बना दिया गया था चंडीगढ़, याद रखिएगा, चंडीगढ़ एक यूटी बना दिया गया था। नेक्स्ट 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सिक्किम को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले संविधान संशोधन यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन देख लेते 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। इसमें टोटल 59 प्रावधान किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता वर्ड किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और इसमें जो लोकसभा को भंग जो करने के लिए तो PM की सलाह पर कर दिया गया था। उसके बाद इसमें कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, इसी में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी जो सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। उसके बाद इसमें एक अगला संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, ठीक। उसके बाद इसमें लोकसभा जो होता है उसको भंग करने का अधिकार इसमें कर दिया गया मंत्रिमंडल, और लोकसभा के कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट इस पर था कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। इसी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संविधान 1985 में। इसमें दल बदल से रिलेटेड था, और उसके बाद इसमें जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1989 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जो चुनाव में निर्वाचन आयोग में वोट डालने की जो एज थी 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। मतलब आप वोट डालने के लिए जो होता है आपकी जो एज है 21 साल पहले थी, उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन 1990 में शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड था। 89वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड था। 123वां संविधान संशोधन जिस 2018 में बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड था। नेक्स्ट देख लेते हैं 69वां संविधान संशोधन 1990। 69वां संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का सृजन किया गया था। 17वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था। तो जो याद रखिएगा पूछता है कि कौन से यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो दिल्ली एंड पांडिचेरी लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट है अब इसको हम लिख रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसके साथ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन भाषाओं को राजभाषा में जोड़ा गया था। नेक्स्ट था
21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा दी गई थी। नेक्स्ट हुआ था 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। तो राष्ट्रभाषा से रिलेटेड 4 संविधान संशोधन और याद रखिए। 21वां तो हुआ 1967 में सिंधी भाषा को, 71वां हुआ था 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायत से रिलेटेड था। इसे लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, इसीलिए पंचायती राज दिवस है जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो नगर पालिका से रिलेटेड थी। 84वां संविधान संशोधन 2002, 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो सीटों की संख्या है 2026 तक इस सीटों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते थे। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, ये था जो राइट टू एजुकेशन का आया था। आर्टिकल 21 के तहत इसको राइट टू एजुकेशन में डाल दिया गया था। ये फंडामेंटल ड्यूटी था, उसके बाद इसके चेंज करके राइट टू एजुकेशन में किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 51वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 2003 में हुआ था, जो इसमें कहा गया था लोकसभा और राज्यसभा में जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा 15% होगा, लेकिन दिल्ली में 10% होगा। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर देने से रिलेटेड था, इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड था। 101वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड था। जीएसटी जो जीएसटी की बात की जाए तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट 123वां संविधान संशोधन जो ओबीसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट 124वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन, आर्टिकल 100 इसमें आर्टिकल 104 में है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ आर्टिकल 22 देख लेते हैं। आर्टिकल 22 है अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इसमें कहा गया है कि संक्षिप्त नामों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, वो राजस्थान के कोटा सीट से जीत कर आए थे, जो बीजेपी की पार्टी से रिलेट करते हैं, याद रखिएगा। और पूछ लेता है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। सबसे बड़ी अस्थायी समिति तो प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उनको हम बताते चलते हैं आपको। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हम देखते हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जिन्हें देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड से रिलेटेड जो 63 से लेकर 69 तक है। 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो उसका पद है ये अमेरिका से लिया गया था। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के देश है। आर्टिकल 64 में कहा गया सभापति जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसका वेतन सिर्फ सभापति होने के लिए दिया जाता है। आर्टिकल 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति का कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में इसका निर्वाचन की बात की गई है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 67 में कार्यकाल की बात की गई है 5 वर्ष तक इसे हटाया जा सकता है संसद की कार्यवाही के माध्यम से। और आर्टिकल 68 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 69 में इसको शपथ से रिलेटेड संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उसे उस ज्यूरी यानी उस कमेटी का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड पद देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो चर्चा है, ये जो चर्चा है 52 से लेकर 61 तक है, याद रखिएगा। जो 52 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का, ये जो ब्रिटेन की महारानी के पद से रिलेटेड है।
आर्टिकल 53 में कार्यपालिका यानी जो कार्यपालिका का वास्तविक होता है, हेड होता है वो पीएम होता है, लेकिन औपचारिक जो ऑफिशियल होता है प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा संसद विधानसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में इसके कोटा से रिलेटेड है। आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल की बात की गई है, 5 वर्ष तक शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसका दोबारा कार्यकाल की बात की गई, आर्टिकल 57 में जो दोबारा इसका कार्यकाल होगा पहले की बात ही चुनाव होगा। आर्टिकल 58 में इसकी योग्यता की बात की गई है, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 15,000 रुपये इसको देना चाहिए, एज जुर्माना के तौर पर रखना चाहिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। दशा कैसी होनी चाहिए, लापता ना हो, पागल दिवालिया ना हो। शपथ आर्टिकल 60 में बात की गई है कि शपथ के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसको शपथ दिलाता है। आर्टिकल 61 में बात की गई है महाभियोग से रिलेटेड, महाभियोग से रिलेटेड इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए तथा पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों की 2/3 सदस्यों की अनुमति चाहिए। महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है जो आयरलैंड से लिया गया है।